तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर से आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 लेकर, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पूरी तरह से पाचन तंत्र की बात की थी और श्वसन तंत्र हमने पिछले वीडियो में ही यानी लेक्चर नंबर 1 में ही स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए आज हम जानेंगे श्वसन तंत्र की पूरी व्याख्या को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी हड्डी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास स्पेशली बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 वालों के लिए महा मैराथन आती रहेगी इस चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो चलिए अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को एक बार से भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में थंबनेल देखा है सभी कि आप लोग एकदम रेडी है। चैनल को फटाफट से शेयर कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दे और वीडियो को लाइक करें। चलिए, तो सभी लोग आ गए हैं, आशा करता हूँ सभी लोग आ गए हैं क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पिछले क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। अंतःश्वसन भी हमने पढ़ लिया था और इसके बाद हृदय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। रुधिर परिवहन तंत्र के अवयव, कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जी हाँ, रुधिर परिवहन तंत्र के अवयव के बारे में जानते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। जी हाँ, रुधिर परिवहन तंत्र और के 3 अवयवों का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, रुधिर परिवहन तंत्र 3 अवयव का बना होता है। पहला क्या है? हृदय, दूसरा रुधिर नलिकाएं और तीसरा रुधिर होता है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट नंबर हृदय के बारे में यानी हार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हार्ट के बारे में जानेंगे, हृदय के बारे में जानेंगे। तो हृदय का सिंपल सी बात बता दें कि ये 4 कोष्ठ का होता है। कितने कोष्ठ का होता है साथियों? 4 कोष्ठ का होता है। ये कभी न रुकने वाला मांसपेशी है। जी हाँ दोस्तों, कभी नहीं रुकता है। क्या? कभी नहीं रुकता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसा मांसपेशी है जो कभी नहीं रुकता है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हृदय में बोल रहा है साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट है साथियों कि मानव का हृदय पेशी चलित या मायोजेनिक होता है। जैसा कि हमने बताया साथियों, मानव का जो हृदय होता है पेशी चलित होता है और मायोजेनिक होता है, यानी बीच के मांसपेशियों से बना होता है, मायोजेनिक होता है। अगला अगला टॉपिक क्या बोल रहा है कि मनुष्य का हृदय 4 वेशमी होता है, यानी 4 कोष्ठ में होता है। जैसा कि हमने स्टार्ट करने से पहले बताया कि 4 कोष्ठ का होता है मानव का हृदय, जिसमें 2 आलिंद होते हैं यानी आर्टिकल होते हैं, 2 निलय वेंट्रिकल होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, टोटल मिला के 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, मनुष्य का हृदय 4 वेशमी होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ये हमने पढ़ लिया। आगे है कि दाएं अलिंद में अनॉक्सीकृत रुधिर पाया जाता है, रुधिर आता है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वीवीआई पॉइंट है ये कि दाएं अलिंद में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, यानी दाएं अलिंद में अनॉक्सीकृत रुधिर पाया जाता है जो दाएं नीलय में चला जाता है। जी हाँ, दाएं आलिंद से दाएं नीलय में जाता है, जबकि बाएं आलिंद में ऑक्सीकृत रुधिर शुद्ध रुधिर आता है जो बाएं नीलय में चला जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी इसका शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी वीवीआई पॉइंट याद हो जाए। चलिए अगला पॉइंट है कि पहली हृदय ध्वनि लब, क्या पहला साउंड जो होता है हृदय का वो लब होता है, LUB से इंग्लिश में बोलते हैं लब, और द्वितीय ध्वनि डब सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, लब और डब सुनाई देती है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पैरामेडिकल में और बीएससी नर्सिंग में पूछ सकता है कि मानव की पहली हृदय ध्वनि कैसी सुनाई देती है, तो लब सुनाई देती है, और द्वितीय हृदय ध्वनि कैसी होती है, तो डब होती है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है हृदय रोपण यानी कार्डियक इम्पल्स, हृदय प्रेरणा। कार्डियक इम्पल्स कैसी हृदय प्रेरणा देती है कि उत्पत्ति शिरा आलिंद गांठ यानी एसे नोड द्वारा होती है। यह हृदय की गति पेस मेकर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, हृदय की गति क्या कहलाता है? पेस मेकर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रुधिर नलिकाएं के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। जी हाँ, ब्लड वेसल्स के बारे में जानकारी देते हैं आपको। अगला पॉइंट है कि रुधिर नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें साथियों कि धमनियां यानी आर्टेट्स मोटी भीति युक्त रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। मोटी इसलिए होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ब्लड की रफ्तार होती है, इसलिए वो मोटी होती है और भीति युक्त होती है। रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है, ये शरीर में गहराई में स्थित होती है तथा इनमें बॉल्व का अभाव होता है। कोई इसमें बॉल्व नहीं होता है। फुसफुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी के अतिरिक्त सभी धमनियों में रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता रहता है, इसलिए इसका भित्ति जो होता है मोटी होता है। अगला पॉइंट है साथियों सिराएं यानी वेंस के बारे में। ये पतली भित्ति वाली रुधिर नलिकाएं होती है क्योंकि इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है जो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती है। ये शरीर में अधिक गहराई से नहीं होती तथा इनमें रुधिर का विपरीत गति को रोकने हेतु बॉल्व पाया जाता है। इनमें रुधिर कम दाब, जी हाँ दोस्तों, इसमें रुधिर क्या होता है? कम दाब पर होता है, कम गति से बहता है और फुसफुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, इसलिए इसमें कम दाब होता है और कम तीव्र गति से बहता है, बहुत स्लो में बहता है इसमें, क्योंकि इसमें अनॉक्सीकृत रुधिर बहता है। चलिए साथियों अगला पॉइंट है, साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगला पॉइंट है सी वाहिनियाँ के बारे में, कैपिलर्स के बारे में। सबसे पतली रुधिर नलिका है। क्या यह सबसे पतली रुधिर नलिका है जो धमनियों को शिरा से जोड़ती है। धमनी को किससे जोड़ती है? शिरा से जोड़ती है। प्रत्येक वाहिनी चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है। ये पोषक पदार्थ, वन्य पदार्थ, गैस आदि पदार्थों का रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान करने में सहायता करता है। कौन? वाहिनिकाएं क्या करता है? रुधिर और कोशिकाओं के मध्य गैसीय पदार्थ और भोज्य पदार्थ को आवागमन में सहायता करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रुधिर के बारे में कहता है यह लाल संवहनी वैस्कुलर संयोजी ऊतक है, ठीक है, जिसमें हीमोसाइनिन, हीमोसाइक प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। लाल रंग किसके कारण होता है साथियों? पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि ब्लड में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, जो कि बार बार पैरामेडिकल में पूछा गया है और बीएससी नर्सिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता है संयोजी ऊतक? तो इसमें हीमोसाइनिन होता है फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हीमोसाइनिक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ये सब इसमें पाया जाता है। चलिए अब रुधिर दाब की बात करेंगे यानी ब्लड प्रेशर की। रुधिर दाब में रुधिर द्वारा हृदय की बार बार पंपिंग के कारण रुधिर नलिकाओं की दीवार पर पड़ने वाली दाब रुधिर दाब कहलाती है। मान लीजिए आपके पास ये रुधिर नलिका है जिसमें ब्लड बहती है और इसके सतह पर जो दाब लगेगी, जी हाँ दोस्तों, जब ब्लड इसमें तेजी से रफ्तार से जब जाएगी तो इस पर जो दाब लगेगी उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसा कि आपके यहाँ स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि रुधिर दाब हृदय की बार बार पंपिंग के कारण रुधिर नलिकाओं की दीवार पर, जी हाँ दोस्तों, ये दीवार पर पड़ने वाली दाब, अधिक दाब ये रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर कहलाती है। अगला पॉइंट क्या है? रुधिर दाब को हमारे शरीर के कुछ स्थानों पर महसूस किया जा सकता है, जैसे हाथ की कलाई पर। जी दोस्तों, जैसा कि आपने अपने गांव में डॉक्टरों को ब्लड प्रेशर चेक करते हुए देखा होगा कि हाथ की कलाई पर वो ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, वहाँ उसको पूरी तरह से पता चल जाता है कि कितना ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पर रफ्तार से ब्लड की गति होती है। अगला पॉइंट है ब्लड के बारे में,
उत्तेजित अवस्था में यानी तेजी अवस्था में हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। उत्तेजित अवस्था में हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, यानी घबराहट की अवस्था में हृदय की स्पंदन, स्पंदन का मतलब है हृदय बहुत तेज़ी से ब्लड की पंपिंग करने लगता है, उसी को हृदय स्पंदन कहते हैं, की दर बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं कि सामान्य मनुष्य का रुधिर दाब 120 बटे क्या 120 बटे, ये आपको याद रखना है, 120/80 होता है, mmHg होता है। कभी कभी आपको पैरामेडिकल में कन्फ्यूज कर सकता है, वहाँ आपको 80/120 दे सकता है, जो कि एकदम गलत है। इसका राइट है 120/80। कभी आप इसको देखें तो 120 सबसे ऊपर रखें और 80 नीचे रखें, तो सामान्य रुधिर का दाब 120/80 mmHg होता है। तो ये आपको याद रखना है, हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए आपको ये इसको याद रखना है। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले तो इससे अगला पॉइंट है कि आयु हृदय के रुधिर पंप करने की क्षमता, कुल परिधीय प्रतिरोध आदि रुधिर दाब को प्रभावित करने वाले कारक है। आयु जो है हृदय के रुधिर पंप करने की क्षमता, कुल परिधीय प्रतिरोध आदि दाब रुधिर दाब को प्रभावित करता है। बिल्कुल स्पष्ट लाइन लिखा हुआ है। साथियों अगर इसका नोट्स चाहिए, ये टॉपर नोट्स है साथियों, अगर ये फ्री में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि रोज़ का क्लास का PDF वहाँ आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट जानेंगे ब्लड के बारे में। अगला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब यानी 150 120 के जगह पर 150 और 80 के जगह पर यानी 90 हो जाए mmHg से पीड़ित है, तो ये अवस्था हाइपरटेंशन, जी हाँ ये शब्द आपको याद रखना है, हाइपरटेंशन कहलाती है, जिसको आप ब्लड प्रेशर बढ़ जाना बोलते हैं, हाइपरटेंशन यानी BP बढ़ जाना बोलते हैं, उसी को बायोलॉजी के भाषा में हाइपरटेंशन बोलते हैं, कहलाती है। यह रुधिर दाब के लिए अधिक भोजन, भय, चिंता, दुख आदि कारक उत्तरदायी है। इसके लिए नमक, अधिक भोजन कर लेना, किसी से भयभीत होना या चिंता में यानी दुखी में रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो यही आपको यहाँ पर स्पष्ट भाषा में लिखा गया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला पॉइंट है ब्लड के बारे में कि लगातार निम्न रुधिर दाब 100/50 mmHg यानी 120 के जगह पर 100 और 80 के जगह पर 50 हो जाए तो इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ध्यान दें, अगर बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन, कम जाए तो हाइपोटेंशन हो जाती है, यानी हाइपोटेंशन कहने का मतलब कम जाना और हाइपरटेंशन बढ़ जाना। यहाँ आपको इसके मीनिंग में ध्यान रखना है, यहाँ पर हाइपोटेंशन है, वहाँ हाइपरटेंशन है, ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है। कभी कभी आपको इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें आप कन्फ्यूज खाएंगे। चलिए ECG के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है ECG का। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछ सकता है ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट के सामान्य दर 70 से 72 बार प्रति मिनट होता है। ये आपको याद रखना है। मनुष्य के हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन की दर 1 मिनट में 70 से 72 बार हमारा दिल धड़कता है, यानी जो हृदय होता है धड़कता है, और सांस लेने की बात जब आएगी तो 1 मिनट में मनुष्य 16 से 18 बार श्वासन करता है। श्वास यानी श्वासावास जिसे कहते हैं बायोलॉजी के भाषा में, तो 16 से 18 बार करता है। यहाँ भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, तो 16 से 18, और 1 मिनट में कितने बार हृदय स्पंदन होता है, तो 70 से 72। चलिए अगला पॉइंट, नवजात शिशु की हृदय स्पंदन दर लगभग 140 बार प्रति मिनट होता है। यह दोस्तों सामान्य नवयुवक अवस्था और बुढ़ापा अवस्था से कहीं ज़्यादा शिशु की हृदय स्पंदन दर होती है। जो नवजात शिशु होते हैं, कुछ ही दिन के जन्मे हुए होते हैं, उनका हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट लगभग 140 होता है। कितना? 140 होता है। ये आपको याद रखना है।
याद रखें कि 70 से 140 यानी 70 ओल्डेस्ट में होता है यानी बुढ़ापे में और जवानी अवस्था में होता है, जबकि नवजात शिशु के अंतर्गत 140 प्रति मिनट होता है। और जानेंगे व्यायाम के समय कितना होता है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में बना के पूछा जाएगा। तो व्यायाम के समय हृदय स्पंदन दर 170 से 200 बार प्रति मिनट हो जाती है, ये आपको याद रखना है। जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका हृदय स्पंदन दर, हृदय धड़कना 170 से 200 बार प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 170 से 200 बार आपका दिल धड़कता है। अगला पॉइंट है कि व्यायाम के समय हृदय स्पंदन दर, ये तो हमने देख लिया, ये रिपीट पॉइंट है। आगे जानेंगे रुधिर का स्कंदन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जी दोस्तों, जब आप देखते होइएगा, जब आपका हाथ कट जाता है तो कुछ ही देर में आपको रुधिर स्कंदन हो जाता है यानी ब्लड जम जाता है। तो किस कारण से वो जमता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो रुधिर स्कंदन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हम जानते हैं कि शरीर में चोट लगने पर घाव में से पहले कुछ रुधिर निकलता है, जैसा कि हमने बताया। थोड़ी देर में ही रुधिर जम जाने से रुधिर का निकलना बंद हो जाता है तथा हल्के पीले रंग के द्रव की एक बूंदे जमे हुए रुधिर पर दिखाई देने लगती है। इस द्रव्य को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इस द्रव्य को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। जो हमारे ब्लड को जमाने का कार्य करता है वो क्या होता है? सीरम होता है। जमे हुए रुधिर के लोथले को थक्का यानी क्लॉट कहते हैं। जब वो जम जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? थक्का बन जाना और क्लॉटिंग हो जाना कहते हैं। रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग को रोकने की प्रक्रिया का हीमोस्टेसिस कहते हैं। यही वो प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर का ब्लड रुक जाता है और चोट लगने के कारण कुछ ही खून बह पाता है, बाकी रुक जाता है। तो इसे ब्लड क्लॉटिंग यानी रुधिर का थक्का बनना कहते हैं। अब हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जय दोस्तों, चलिए अब हम दूसरे पैराग्राफ में चले हैं। उत्सर्जन तंत्र में श्वसन तंत्र हमने पढ़ लिया है और उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। तो जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो जंतुओं के शरीर में उपापचय के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, ऊर्जा, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता रहता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे सबसे ज़्यादा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हमारे शरीर के ब्लड के साथ जुड़कर थक्का बना देता है और हार्ट अटैक की संभावना उसकी सबसे ज़्यादा होती है। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन्हीं शरीर से निष्कासित करना आवश्यक होता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, अमोनिया और यूरिया को सबसे ज़्यादा हटाना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन से बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जी अंगों के द्वारा होता है। अतः शरीर से विभिन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ऐसा जो भी पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन युक्त है, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में ही फायदा होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे घटनाएं घटित करता है जिससे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे जंतु जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक यानी अमीनोटेलिक कहते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ऐसे जंतु ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पैरामेडिकल में 5 नंबर का ये सवाल पूछ सकता है कि ऐसे जंतु जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अमीनोटेलिक कहते हैं। क्या? अमीनोटेलिक कहते हैं। इसमें याद रखना है। जैसे पूछ सकता है कि कौन कौन अमीनोटेलिक है, दूसरा नंबर सवाल आपसे बना के पूछ सकता है फिर से 5 नंबर में। तो अमीनोटेलिक में कौन कौन आते हैं? सीपी, घोंघा, इकाइनोडर्मेटा आदि। ऐसे जंतु जो अमोनिया NH को उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं। क्या? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक आपको यहाँ पर यह शब्द याद रखना है। जैसे
प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, अनेक मोलस्का, जलीय आर्थ्रोपोडा और स्थलीय मछलियाँ, कछुआ आदि। आपको यहाँ पर याद रखना है कि अमोनिया से ज़्यादा खतरनाक अमीनो अम्ल है, इसलिए अमीनो अम्ल में वो ऐसे जीवों के पास वो रहेगा जिसके अंदर पानी की कमी होती है। तो अमीनो अम्ल जैसे घोंघा पानी की कमी होती है, काइनोडर्मेटा ऐसी प्रजाति है जिसके अंतर्गत पानी की कमी होती है। और अमोनोटोलिक ये उससे भी खतरनाक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए निडेरिया मछली और अस्थायी कछुए आदि के पास ये पाया जाता है। उत्सर्जी अंग यही होता है, अमीनोटेलिक उत्सर्जी पदार्थ होता है। आगे है ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करता है उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं, जैसे वयस्क, उभयचर एवं स्तनधारी। हम लोग क्या है, हम लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक है। जैसे वयस्क, उभयचर और स्तनधारी, क्योंकि यूरिया को घुलने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये मनुष्य में पाया जाता है, उभयचर और स्तनधारी में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। 3 से 4 पॉइंट जो भी हमने बताया, यूरोटोलिक, अमोनोटोलिक, ये आपको याद रखना है। इससे सवाल आपको पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में पूछा जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट है ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल को ठोस रवो यानी क्रिस्टल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि जिसके शरीर में पानी की कमी होती है और उसको यूरिया उत्सर्जन करना होता है तो वो क्रिस्टल के रूप में, ठोस के रूप में उत्सर्जन करते हैं। जैसे उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे पक्षी, सरीसृप, कीट आदि क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये यूरिक अम्ल को ठोस यानी क्रिस्टल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अगला पॉइंट है मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित अंग यानी वृक्क किडनी होता है। आपको पता होगा कि जितने भी विशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में पाया जाता है उनका उत्सर्जन हमारे किडनी यानी वृक्क करता है। आगे जानेंगे आंतरिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से वृक्क अनेक छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन बहुत सारे मिलकर हमारे किडनी का निर्माण करता है, जिसे वृक्क नलिका, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जी हाँ दोस्तों, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ एक पैलेनुमा रचना से होती है, जिसे बोमेन का सेम्पुट कहते हैं। क्या, बोमेन सेम्पुट कहते हैं। नेफ्रॉन का अंत एक ग्रह नलिका, संग्रह नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होता है, जहां उसका समापन होता है नेफ्रॉन का। चलिए दोस्तों, तो ये रहा श्वसन तंत्र की पूरी जानकारी और इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की भी हमने पूरी जानकारी दी। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कंकाल तंत्र यानी एक स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना हाजिरी जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।